चुनावी साल में पुजारियों और ग्रंथियों के खाते में 18,000 रुपया देने की अपनी नई योजनाओं बाबत रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने कर दी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का कार्यस्थल आखिरी वक्त में बदल दिया गया। पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पास रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल करने वाले थे, लेकिन यहाँ भारी विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास इस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की और उसमें कई सारे पुजारियों ने अपने रजिस्ट्रेशन भी करवाए। दिल्ली सरकार या फिर आम आदमी पार्टी ने ये इन योजनाओं की शुरुआत ऐसे वक्त में की है जब अब से कुछ ही हफ्तों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीते कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में ताबड़तोड़ तरीके से नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना है, बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इसके अलावा महिला सम्मान के तहत 2100 रुपये उनके खाते में दिए जाने की बात है और अब पुजारियों और ग्रंथियों के खाते में 18,000 रुपये प्रति माह देने की योजनाओं का ऐलान आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। कैमरामैन जहांगीर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिया गया बयान उसके लिए सिर का दर्द बन गया है। बीजेपी अब इसके काउंटर की तैयारी में है और पार्टी ने यह तय किया है कि वो संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करेगा, जो कि शुरू होकर जनवरी महीने के शुरू में शुरू होकर लगभग 1 साल तक चलेगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री के बयान के बाद पूरे दिल्ली में जहां अभी विधानसभा चुनाव होना है, वहां आम आदमी पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में इस बात को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी इसे लेकर 26 जनवरी 2025 से देशव्यापी पद यात्रा निकालने वाली है। ऐसे में बीजेपी को डर है कि कहीं ये बयान विपक्ष के तेवरों से, विपक्ष के बयानों की वजह से उसके लिए मुसीबत न बन जाए। लिहाजा बीजेपी संविधान गौरव अभियान चलाएगी। सबसे खास बात यह है कि देश भर में ये अभियान तो चलेगा ही, बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस अभियान में जुड़ेगी ही। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राज्य की कमान पूरी तरह से संभालने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में हैं, एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस राज्य के नौकरशाही में बड़े बदलाव करने की तैयारी में हैं। सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस ने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस राज्य के नौकरशाह यानी कि आईएएस और आईपीएस के पुराने प्रदर्शनों की समीक्षा कर रहे हैं। इस कड़ी में अधिकारियों के पिछले 10 साल का कार्यकाल देखा जाएगा। उनके प्रदर्शन के आधार पर नई तैनाती की जाएगी। ये हाल के दिनों में अपने तरह का पहला बदलाव होगा। 2014 से 2019 के कार्यकाल के दौरान भी फडणवीस ने कुछ इसी तरीके के बदलाव किए थे, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है। फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य को आर्थिक संकट से उभारना है। राज्य पर 8 लाख करोड़ का कर्ज है, इसलिए फडणवीस उन्हीं नौकरशाह को प्रमुख पद देना चाहते हैं जिनका प्रदर्शन और ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि फडणवीस प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि अपने चहीते और वफादार अधिकारियों को महत्वपूर्ण और मलाईदार पद देना चाहते हैं। ऐसा करके फडणवीस सभी प्रमुख विभागों पर एकाधिकार पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में भी पीडीए की झलक दिखाई पड़ रही है। मंडल अध्यक्षों की पहली ही सूची में 60% से ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग को स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1918 मंडल अध्यक्ष बनाए जाने हैं, जिनकी शुरुआती सूची जिला अध्यक्षों को प्रदेश मुख्यालय से भेज दी गई है और इनकी संख्या लगभग 750 है। कुछ जिलों की सूचियां सार्वजनिक कर दी गई हैं। यही मंडल अध्यक्ष अब आगे जिला अध्यक्षों का चयन करेंगे। मंडल अध्यक्षों की पहली सूची में ही 60% से ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग को स्थान दिया गया है। हालांकि जहां जरूरत है वहां समीकरण के हिसाब से सामान्य वर्ग को भी जगह दी गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए के फार्मूले की कामयाबी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में भी इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है। अब अगले साल यानी जनवरी में जिला अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा और उसके बाद फरवरी में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बीपीएससी पीडी की परीक्षा को रद्द करने और बीपीएससी अभ्यर्थियों पे हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने विधानसभा से लेकर राजभवन मार्च निकाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस और वाम दलों के विधायक हैं वो सड़कों पर है, लेकिन प्रशासन इन्हें लगातार रोक रहा है और इन विधायकों का साफ तौर पे कहना है कि आप लाठी के बल पे हमें नहीं रोक सकते हैं।
यह तस्वीरें पटना के दरोगा रायपत की है, जहां पे आप साथ में देख सकते हैं कि प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विधायक यहाँ रुकने वाले नहीं है। उनका कहना है कि वो राजभवन तक जाएंगे, राजभवन मार्च तक की सूचना दी थी और राजभवन तक जाएंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में 7 रुपए तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे राजभवन कर रहा है। बिहार में बीपीएससी को लेकर जो राजनीति वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक भी बुलाई थी और इस मामले में पूरी फीडबैक भी लिया था, और उसके बाद सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि बीपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है और कामकाज में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, और फिलहाल मुख्य सचिव पूरे मामले को देख रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अभिता पूजा, पटना न्यूज़ 24। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने में बस कुछ ही समय का वक्त बाकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। योगी आदित्यनाथ 1 महीने में यह 5वीं बार है जब प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान वो आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं, सुरक्षा का जायजा लेने वाले हैं। वहीं नैनी में स्थित बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण भी आज योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। वहीं कई अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे कि महाकुंभ की तैयारी आखिर कहां तक पहुंची है। आपको बता दें कि आज 31 दिसंबर है, यानी कि 2024 का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज के लिए अल्टीमेटम मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था कि तमाम जो भी पूर्ण कार्य नहीं है उसे आज तक पूर्ण कर लिया जाए। ऐसे में उनका दौरा महाकुंभ के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आतंकी गतिविधियों और आतंकी हमलों की खबरों को लेते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर भी आला अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। कल जिस तरह से किसान संगठनों द्वारा पंजाब बंद की कॉल दी गई थी और किसान संगठनों द्वारा दावा भी किया गया, खासतौर पर सरबंस सिंह पंधेर द्वारा, कि उनका जो पंजाब बंद था बिल्कुल ही सफल रहा है। बेशक कुछ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन अब सभी की नज़रें खनौरी बॉर्डर पर अमरन अनशन पर बैठे हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि डल्लेवाल का जो अमरन अनशन है आज उसका 36वां दिन है। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले को लेकर सुनवाई भी हुई है। वहीं पर पंजाब सरकार ने अपना तर्क रखा, इसी तरह केंद्र सरकार ने भी रखा, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 नवंबर को अपना आदेश दिया था उसको अब अगले साल 2 जनवरी तक के लिए जो डेट है वो डाल दी गई है। और डल्लेवाल की सेहत को लेके सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार कहा भी जा रहा है। 2 जनवरी को जगजीत सिंह डल्लेवाल के बारे में पंजाब सरकार अपना तर्क सुप्रीम कोर्ट में क्या रखेगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नए साल के जश्न की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस जश्न के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए मुंबई पुलिस ने भी कड़ी तैयारी की है। आज रात 12,000 मुंबई पुलिस के जवान मुंबई करों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे, यानी जो जहां जश्न होगा उसकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा 2000 से अधिक पुलिस के अधिकारी तैनात रहेंगे। 8 एडिशनल कमिश्नर, 29 डीसीपी और 53 एसीपी मुंबई पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जश्न के लिए पूरी रात तैनात रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है जिसमें सिर्फ पुरुष या यंग लड़के आएंगे वो सिर्फ अलग सेक्शन में रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सादे वर्दी में भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगी। तो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस ने भी नए साल के जश्न के लिए जो तैयारी है वो पूरी कर ली है और करीब 15,000 पुलिस के जो जवान हैं और अधिकारी हैं पूरी रात मुंबई में सुरक्षा में तैनात रहेंगे। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में नए साल के जश्न और आगमन को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसके लिहाज से सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। नए साल 2025 को लेकर प्रदेश के धार्मिक स्थलों अयोध्या, बनारस, मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।
अयोध्या में खासतौर पर नवनिर्मित राम मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ट्रस्ट ने मंदिर की दर्शन की अवधि को भी बढ़ा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी तरह बनारस में भी 1 जनवरी तक काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। 80 घाट, संकट मोचन मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मथुरा में भी बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। नए साल के जश्न को लेकर भारी भीड़ भाड़ के देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 2024 खत्म होने में महज कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए पटना वासी पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने पटना वासियों को सख्त निर्देश दिया है कि अगर आप जश्न करते हैं तो संयमित होकर करें। अगर आप सड़कों पर हुड़दंग करेंगे तो सीधे जेल की हवा आपको खानी पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि करीब 1000 से ज्यादा जो पुलिस बल है वह पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर लगाए गए हैं और सबको यह निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी हुड़दंग करता है तो सीधे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पटना के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट है वहां पर पुलिस वालों की तैनाती की गई है। सभी जो चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां भी उसको एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी सीसीटीवी कैमरे से भी हुड़दंगकारियों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा पटना के जो मैरीन ड्राइव है वहां पर भी ड्रोन की सहायता पुलिस ले रही है, यानी कहीं से भी जो हुड़दंगकारी होंगे वह बच नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर आप पटना में रहते हैं तो आप नए साल का स्वागत करें, 2025 का स्वागत करें, जश्न मनाएं, लेकिन संयमित होकर। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राजस्थान में इस साल नववर्ष के स्वागत के लिए सैलानियों की काफी तादाद आई हुई है। बात चाहे जयपुर की करो, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के साथ साथ एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की जाए तो यहाँ पर पूरा माहौल पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है। नए साल के स्वागत के लिए तरह तरह के उपायों से इन पर्यटकों को लुभाने की तमाम लोग कोशिशें भी कर रहे हैं। हालांकि कड़ाके की पड़ रही ठंड के चलते कहीं न कहीं पर्यटकों का जो उत्साह है वह थोड़ा सा उसमें असर देखा गया। लेकिन यहाँ पर होटलों की बात की जाए या फिर गली मोहल्ले चौराहे की बात की जाए, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से नए साल के जश्न को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। वैसे भी देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस बार राजस्थान में 8 से 10% ज्यादा घरेलू पर्यटक आने की बात कही जा रही है और यही इतनी ही संख्या विदेशी पर्यटकों की भी मानी जा रही है। ऐसे में जो होटल है वे खचाखच भरे हुए हैं और यहाँ पर लोगों को रहने के लिए होटल ढूंढने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जैसलमेर के इलाके में इस बार पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है, जो कि रेगिस्तानी सम में इस बार अपने नए साल के जश्न को यादगार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, शीतलहर का प्रकोप, 3 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का अलर्ट। यूपी के 52 शहरों में शीतलहर जारी। लखनऊ में पारा 4.9, विजिबिलिटी 50 मीटर। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से यूपी का मौसम बदल गया है। बीते सोमवार को पूरे दिन सूरज नहीं निकला। आज सुबह से ही गलन बढ़ गई है। मुरादाबाद और आजमगढ़ में विजिबिलिटी 50 मीटर पहुंच गई। कोहरे के चलते कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आने वाली 37 ट्रेनें कई घंटे लेट। मुजफ्फरनगर में 1 और महोबा में 2 लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि ये तीनों मौतें ठंड के चलते हुई हैं। साथ ही मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। 1 जनवरी को कोहरा छाया रहेगा, 2 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, सुबह शाम हल्का कोहरा रहेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें, पूरे प्रदेश में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक 8वीं तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। नए साल का स्वागत कीजिए लेकिन होश में रह कर, ये कहना है गुजरात पुलिस का। सिर्फ शराबी ही नहीं बल्कि ड्रग्स लेने वालों पर भी है पैनी नजर। लोग एक तरफ जहां 2024 को अलविदा करने और 2025 के स्वागत के लिए बेताब है, वहीं गुजरात पुलिस के हजारों जवान भी सड़कों पर उतरकर दिन रात जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। खासकर गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दमन से आने वाले हर वाहन की सघन जाँच के बाद ही उन्हें राज्य में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं राज्य के भीतर तमाम मुख्य सड़कों और चौराहों पर पुलिस की टीम ब्रेथ एनालाइजर के साथ शराबियों को पकड़ने का पूरा इंतजाम किए तैनात है। इस बार पुलिस सिर्फ शराबियों को ही नहीं बल्कि ड्रग्स लेने वालों को शिकंजे में लेने की पूरी व्यवस्था करके जाँच में जुटी हुई है।
खासकर अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट जैसे बड़े शहरों में पुलिस के जवान एंटी नारकोटिक्स सलाइवा किट लेकर ड्रग्स लेने वालों की जांच में जुटे हुए हैं और यदि कोई भी संदिग्ध पाया जा रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्राइवेट क्लब और रिसोर्ट को भी अपने राडार पर रखा है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने बॉडी वैन कैमरा और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन के जरिए भी अपने नजर बनाए रखी हुई है। कैमरा के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़। साल 2024 के जाते जाते इसरो को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 30 दिसंबर को इसरो ने अपने मिशन स्पेडेक्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि स्पेडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय समय अनुसार रात करीब 10 बजे लॉन्च किया गया। आपको बता दें स्पेडेक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करना। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष यानों को डॉक और अनडॉक करने के लिए आवश्यक तकनीक का विकास करना और उसे दुनिया के सामने लाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मुताबिक इसे PSLV C60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि मिशन की सफलता के साथ ही भारत स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना इस फहरिस्त में शामिल थे, यानी अब भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसका खुद अंतरिक्ष में अपना स्पेस डॉकिंग जटिल तकनीक होगी। कैमरामैन अभयनाथ के साथ पूजा राठौर शर्मा, न्यूज़ 24। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी और भोपाल के जख्मों को ना भूलने वाली भोपाल की यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है उससे 40 साल बाद अब जहरीला कचरा यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कचरा यहाँ से हटकर अब पीतमपुर में जाएगा और वहाँ पर इसे जलाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया में आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में आपको बता दें कि 337 मैट्रिक टन जो है वो कचरा है, जिसे डंप करके यहाँ से 12 ट्रकों से 1 या 2 दिन में यहाँ से पूरी तैयारी अंदर उस कचरे को निकालने के लिए जो यहाँ पर बड़ी संख्या में 12 जो हैं ट्रकों को यहाँ पर लगाया गया है। साथ में बड़ी संख्या में कर्मचारी भी हैं, वो यहाँ पर उस कचरे को हटा रहे हैं और यहाँ से सीधा पीथमपुर लेके जाएगा। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर होगा, यहाँ से निकलेगा। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है और 40 साल लग गए इसमें। आपको याद होगा कि इसी जगह यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 40 साल पहले जब हादसा हुआ था, गैस रिसाव हुआ था, इसमें हजारों लाखों लोगों की जान चली गई थी। और इसके बाद अब इस कचरे को लेकर यहाँ एक हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।